ओके, आज अपन को आगे बढ़ना है इस चैप्टर में, और हमने जो मेजर पार्ट था चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमें अब करना है कुछ आखिरी के टॉपिक्स जिनमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारा पहला पार्ट है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी से क्या जनरेट होना, हीट जनरेट होना। और तुम लोग बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी से हीट निकल रही है? कई बार होता है। ठीक है ना, पानी गर्म करने वाली रॉड। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन होता है, और एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हीट निकलती है। यहाँ देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हमें पता है कौन भाग रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं। ठीक है ना, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स जब भागते हैं तो मैंने तुम्हें बताया कि एटम टकरा जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टकरा जाते हैं। ठीक है ना, इनके टकराने से फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन से ही क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। समझ आया? तो क्यों होगी? ड्यू टू द रेगुलर कोलिजन यानी टकराना बिटवीन चार्जेस एंड एटम्स, हीट एंड पावर इज जनरेटेड। पावर को हम बाद में देखेंगे, अभी हम देख लेते हैं हीट। तो एक लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है ना, ये क्या कहता है, ध्यान से समझो। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किन किन चीज़ों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि आई स्क्वायर पर। रेजिस्टेंस यानी किस पर डिपेंड होगी, रेजिस्टेंस पर। और टाइम पीरियड यानी किस पर डिपेंड होगी, टाइम। अब डायरेक्टली है, अगर तुम करंट बढ़ा दो तो हीट भी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, उसके स्क्वायर में बढ़ जाएगी। समझ आ गया? दूसरा, अगर तुम रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो भी हीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तीसरा, अगर तुम टाइम बढ़ा दो, यानी कि और ज़्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी को पास कराओ, तो भी हीट क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ आ गया? इन तीनों को जब मैंने मिलाया तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इक्वल लगा दिया, डायरेक्टली लगा दिया। कोई भी कांस्टेंट होता है उसको हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया हीट का, आई स्क्वायर आर टी। समझ आ गया? आई क्या है जहाँ पर, करंट, आर क्या है, रेजिस्टेंस, टी क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ निकालते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही है, क्या हमने जो थ्योरी से निकाला है, लॉ से निकाला है, क्या वो प्रैक्टिकली या न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली पॉसिबल है। तो हमें V का फॉर्मूला पता है। V यानी क्या होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हमने देखा था, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी किसी भी चार्ज को कितना काम करना है या कितना वर्क डन करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। W हमारा वर्क डन है। याद करो 9th क्लास में हमने इसी वर्क डन को हीट बोला था, है ना। वर्क डन से ही हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसी वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं, हीट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू आ गया। V हमने ओम्स लॉ से लिया, V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू आर। ठीक है ना, ये ओम्स लॉ से आ गया। और Q वाला फॉर्मूला हमने करंट के फॉर्मूले से निकाला। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टी। ठीक है, तो I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, आई और आई का क्या हो गया, आई स्क्वायर, आर आ गया और टी आ गया। तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। समझ आ गया? ये हमने न्यूमेरिकली प्रूव कर दिया। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाता है क्वेश्चन, कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हमारे डेली लाइफ में। तो सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये वाला नहीं, ये एलईडीज हैं, ये गर्म नहीं होते। ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट या ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं करते, तो ज़्यादा हीट भी इनकी नहीं निकलती। पुराने जो बल्ब आते थे येलो कलर वाले, हाँ 100 वॉट के, ठीक है ना, ये 10 वॉट का बल्ब है, वो 100 वॉट का बल्ब था, एक जैसा जलता है, क्योंकि उसकी जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, हीट एनर्जी में बर्बाद हो जाती थी। लाइट एनर्जी कम आती थी, इसमें हीट एनर्जी बिल्कुल मिनिमल है, तो सारी की सारी लगभग इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चली जाती है, लाइट एनर्जी में। लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट में जाती थी, तो वो एक एप्लीकेशन हुआ। दूसरा एप्लीकेशन क्या हुआ, इलेक्ट्रिक हीटर। हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के हीटर यूज़ करते हैं। एक रूम हीटर यूज़ करते हैं जो ठंड में काम आता है, ठीक है ना। एक हीटर यूज़ करते हैं पानी गर्म करने वाली रॉड में, ठीक है ना।
उसको भी हीटर ही बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक हीटर, हाँ बॉयलर, हाँ कह सकते हो, ठीक है ना, वाटर बॉयलर भी कह सकते हो, वाटर हीटर भी कह सकते हो। अगला है आयरन, आयरन भी यूज़ करते हो, प्रेस, ठीक है ना। इंडक्शन कुकर, सॉरी इंडक्शन, ठीक है ना, कुकर नहीं, इंडक्शन। तो इंडक्शन जो है वो खाना बनाने में काम आता है, ठीक है ना। उसके पहले भी एक चलता था, हीटर ही कहते थे उसको, वो भी बिजली से चलता था, उसमें बहुत ऐसी अलॉय की वो लगी होती थी, ठीक है ना, पूरा मेटल लगा होता था, लेकिन वो खतरनाक था, ठीक है, वो उससे करंट लगने के बहुत चांसेस थे। पांचवा इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुने हो कभी घर में फ्यूज़ उड़ गया है ना, किसी के दिमाग का भी उड़ जाता है। होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ध्यान से समझो। जब आपके घर में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में कहीं से भी लीक हो जाए या ओवरलोड हो जाए तो आपको करंट लग सकता है, साथ ही साथ आपके अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं। तो होता क्या है कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी घर में आती है तो आपका जो मेन सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है ना, उसमें एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा होता है, इसमें एक वायर लगा होता है, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं होता, ठीक है, आजकल ऐसा नहीं होता। पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रॉपर फ्यूज़ हुआ करता था, इसमें एक वायर लगता है, ठीक है। ये वायर क्या करता है, यहाँ से आपके बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहाँ आपके घर में जा रही है, तो वो इसके थ्रू होके जाती थी। अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, नॉर्मल करंट जा रहा है, नॉर्मल एम्पियर्स में जो जनरली होता है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ज़्यादा करंट आ जाए, ओवरलोड आ जाए, तो ध्यान देना कि इसके दो फीचर मैंने लिखे हैं इस वायर के। इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो, यानी कम से कम टेम्परेचर में भी मेल्ट हो सकता है। तो जैसे ही इसमें से ओवरलोड आया करंट का, तो हाई रेजिस्टेंस के कारण हीट बढ़ जाएगी, और हीट बढ़ जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को काट देगा, यानी यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे घर तक नहीं पहुँच पाएगी। इसको हम बोलते हैं फ्यूज़ उड़ गया, यानी गायब हो गया, ठीक है ना। तो ये फ्यूज़ेस पहले बहुत इस्तेमाल होते थे। आपके घर में अगर ओवरलोड हो गया, फ्यूज़ उड़ जाता था, तो एक नया तार लगा देते थे आप, हाँ ऐसे निकालते थे। आजकल इसकी जगह MCB यूज़ होता है, मिनी सर्किट बोर्ड। हाँ अच्छी बात है। RCCB, MCB और ये अपना फ्यूज़, ये सारे यूज़ होते हैं ताकि आपके घर में आपके घर में ओवरलोड ना हो जाए करंट का, कंट्रोल्स करंट ओवरलोड। समझ में आ गया। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम्स। जैसे ही न्यूमेरिकल देखो और जैसे ही कुछ भी मिल जाए तो तुरंत गिवन लिखना शुरू कर दो। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 20 ओम्स, ठीक है। टेक्स 5 एम्पियर करंट कितना दिया है, कैलकुलेट हीट इन 30 सेकेंड्स। टाइम कितना दिया है, क्या निकालना है, हीट। H इज टू क्वेश्चन मार्क, पैटर्न होता है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, H इज टू I²RT। क्या I गिवन है, क्या R गिवन है, क्या T गिवन है, तो H इज टू I कितना गिवन है, 5। इसको मैं 25 कर दूं, 5 का स्क्वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 20, और टाइम कितना गिवन है, ठीक है। 25 2 ज़ा 50, 500 इंटू 30, तो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15,000 जूल्स। समझ आ गया। ऐसे अपन ने निकाल लिया हीट निकालने का यही फॉर्मूला है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद अपन एक और टॉपिक में आते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। हीट तो देख लिया, पावर देखेंगे अब, ठीक है ना। उसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा टफ नहीं है। चलो हीट प्रोडक्शन देख लिया, अब हम पावर देखते हैं, ठीक है ना। पावर क्या होता है बहुत ध्यान से समझ लो। किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जब अपन लेते हैं ना, तो अपन बोलते हैं भैया ये कितने वॉट का है, ये बल्ब 10 वॉट का है, 20 वॉट का है, ये पंखा कितने वॉट का है, ये टीवी कितने वॉट की है, ये फ्रिज कितने वॉट का है। ये बताता है कि उसमें पावर कितनी है। समझ में आ गया। यानी कि उसके चलने की एफिशिएंसी कितनी है या उसके चलने का रेट कितना है, ये बोलते हैं उसको, पावर को, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा पावर होगी किसी भी चीज़ की, उतना ज़्यादा अच्छे से चलेगा, उतना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा, ठीक है।
पावर को हम बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन, ये 9th क्लास की चीज़ है। रेट ऑफ वर्क डन, जब भी रेट वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है, वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम। रेट यानी पर यूनिट टाइम, और रेट ऑफ वर्क डन यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, यानी P इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है ना। ये मैंने एक और लिख दिया क्योंकि वर्क डन को हम एनर्जी भी बोल देते हैं, ये भी 9th क्लास की चीज़ है, लेकिन इसको अभी छोड़ दो। हम इस वाले फॉर्मूला को लेते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले से ला सकते हैं, कौन से, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, है ना। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q, तो Q भी लिख दिया मैंने, ठीक है। और Q अपॉन T यानी चार्ज अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुराने फॉर्मूले याद करोगे तभी नए वाले समझ आएंगे। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहाँ देखो ये जो Q अपॉन T है ये किस में कन्वर्ट हो गया, I। ये Q अपॉन T की जगह क्या लिख दिया, I, क्योंकि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, तो पावर का फॉर्मूला हो गया IV या VI, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें किस न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, जिस न्यूमेरिकल्स में पावर पूछी हो लेकिन क्या ना दिया हो आपको, रेजिस्टेंस ना दिया हो। समझ में आ गया। अब मान लो आगे हमें इसको बढ़ाना है, हमें कोई और न्यूमेरिकल मिल गया जिसमें हमें और चीज़ें नहीं दी, ठीक है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, I की जगह मैं V अपॉन R लिख सकता हूँ, कौन से फॉर्मूले से आए हैं, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ नहीं पढ़ा, V इज इक्वल्स टू आई आर। तुम लोग पता है रट रहे हो, दिक्कत यह है फॉर्मूला। ओम्स लॉ याद करो ना, ओम्स लॉ क्या कहता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो एंड्स पर उतना ही ज़्यादा क्या बहेगा। तो मेरा जवाब दो पहले, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना क्या बहेगा, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इतना नहीं याद कर पा रहे हो, सड़ी सी चीज़ सुनो ध्यान से पहले, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे ही मैं ये प्रोपोर्शन हटा दूंगा तो क्या लग जाएगा, कौन सा कांस्टेंट, R, तो V इज इक्वल्स टू R I। इतना सा तो याद कर लो, I का फॉर्मूला इससे आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन, इतनी सी चीज़ है बस, तुम ये याद करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या होता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, हिंदी में बताओ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जितना वोल्टेज होगा उतना ही करंट होगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, ठीक है। तो उसी से I का फॉर्मूला नहीं आ जाएगा, V अपॉन R, ठीक है ना, V अपॉन R, V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। ये पावर का फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब क्या ना दिया हो, करंट ना दिया हो। एक और बार, P इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इंटू आई क्या हो गया, I स्क्वायर R। ये हम कब लगाएंगे, जब क्या ना दिया हो, वोल्टेज ना दिया हो। समझ में आ गया। मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं P के, जब R ना दिया हो, जब I ना दिया हो, जब V ना दिया हो। समझ में आ गया। तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है, नहीं इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ये वाला, ठीक है। ये भी कैसे आया, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला कहाँ से ले आओगे, किसके फॉर्मूला से, वोल्टेज, W अपॉन Q, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QV, Q और T, Q अपॉन T क्या हो जाएगा, I, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला से ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। समझ में आ गया। और दोनों में हमने कौन से फॉर्मूला को यूज़ किया है, ओम्स लॉ को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे हमने 9th क्लास में एनर्जी पढ़ी थी, यहाँ पर भी एनर्जी पढ़ना है। एनर्जी यानी वर्क डन, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने P इज इक्वल्स टू E अपॉन T लिया था, ठीक है ना। इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, P इज इक्वल्स टू E अपॉन T, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू T, यानी पावर इंटू टाइम, ठीक है। अब मैं पावर का फॉर्मूला VI लिख सकता हूँ यहाँ से, तो E इज इक्वल्स टू VIT, क्या
कुछ भी हो सकता है, 2 इंटू 1 भी 2 होता है, 1 इंटू 2 भी 2 होता है, ठीक है ना। वी आई भी वही होगा, आई वी भी वही होगा। सुनो अब यहाँ पे, अब वी आई टी आ गया, ठीक है ना। अब मैं इसी फॉर्मूले से P को मैं वी आई लिख के, P इज इक्वल्स टू वी आई लिख के मैं इसके थ्रू भी निकाल सकता हूँ। ये V की वैल्यू आई आर रख दूँ मैं, तो आई स्क्वायर आर टी हो गया, ठीक है ना। या P इंटू टी में P की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दूँ। यानी मैं यहाँ से P की वैल्यू उठा के भी रख सकता हूँ, यहाँ से P की वैल्यू भी उठा के रख सकता हूँ, यहाँ से P की भी वैल्यू उठा के रख सकता हूँ, E निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला हीट वाला नहीं लग रहा है? आई स्क्वायर आर टी हीट वाला है ना, तो ये कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है? हीट एनर्जी की ही बात कर रहा है। समझ में आ गया। तो हीट का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला सेम है, क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ है। समझ में आ गया, ये भी वही है। नाउ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, ठीक है ना। और इसका भी फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू पी टी है। अब यहाँ पर जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, इसको आप निकालते हो किलोवाट इंटू आर में, क्योंकि पावर की यूनिट अपन क्या ले लेते हैं यहाँ पर, किलोवाट, और टाइम की क्या ले लेते हैं, आर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट्स, 400 वॉट्स, वॉट्स यानी वॉट, वॉट यानी वॉट, पावर। तो पावर गिवन कितना दिया है, पावर इज इक्वल्स टू 400 वॉट, लेकिन क्या हमें वॉट लेना है, क्या लेना है, किलोवाट। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 400 अपॉन 1000 करना पड़ेगा। 0 0 0 0 कैंसिल, तो हमारा बचा 4 अपॉन 10 किलोवाट, ठीक है। रुक जाओ ना, टाइम, टाइम कितना दिया है आपको, 8 आवर्स पर डे, ठीक है ना, 8 आवर पर डे। और टोटल कितने दिन के लिए निकालना है आपको, 30 डेज। अब देखो ये आर तो ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, टाइम में आर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको निकालना है 30 डेज के लिए। तो 8 इंटू 30 यानी कितने आवर्स हो गए हमारे पास, 240 आवर्स। अब हमें एनर्जी निकालना है, तो E इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, वो ऊपर फॉर्मूला है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर कितना है, 4 अपॉन 10 किलोवाट, टाइम कितना है 240, 0 से 0 कैंसिल, 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96 किलोवाट आवर, या फिर इसी को हम बोलते हैं 96 यूनिट। जो हमारे घर में बिजली की यूनिट बिल आता है, यूनिट इतना यूनिट, तो वो किलोवाट आवर रहता है। समझ में आ गया। ध्यान से समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। तुम्हारे घर में मान लो एक बल्ब है 10 वॉट का है, तुम्हारे घर में 12 घंटे चलता है, तो तुम अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से निकाल लोगे कि कितना यूनिट बिल निकालता है वो 30 दिन में। समझ में आ गया। सिंपल इस फॉर्मूले से पहले उसको वॉट से किस में कन्वर्ट कर दो, किलोवाट, और अगर तुम्हें टाइम पता होगा तो किलोवाट इंटू टाइम कर दो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा कितना यूनिट होता है। और अगर तुम्हें ये भी पता है कि एक यूनिट में कितना रुपए ले रही है गवर्नमेंट तुमसे, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 रुपीज़, तो कॉस्ट कितना हो गया, किलोवाट आवर कितना आया 96 इंटू कितने रुपीज़ पर यूनिट है 3 रुपीज़, तो इसका आंसर हो गया ₹288। महीने भर में इतना केवल रेफ्रिजरेटर लेगा बिल। समझ में आ गया, ये आ गया आंसर, बन जाएगा। ठीक, देखो ये क्वेश्चन है अपने सामने। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट, ठीक है। तो गिवन क्या है अपना, सबसे पहले तो यहाँ देख लो, नहीं यहाँ देख लो, ये वाला आंसर आ गया। मोक्ष यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक मोटर में कितना करंट है, I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ठीक है। कितने वोल्टेज है, वोल्टेज कितना गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है। पावर और एनर्जी निकालनी है 2 आवर्स में, टाइम कितना गिवन है 2 आवर्स। पहले निकालते हैं पावर, क्या V और I गिवन है, तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई से निकल आएगा, तो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना गिवन है और I का 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 1100 वॉट्स। समझ आ गया।
अब एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला P इंटू टी, सिंपल, ठीक है, यूज़ किया था। तो पावर कितना आया, टाइम कितना है, 2200 वॉट, किलो वॉट में निकालना हो तो अपॉन 100,000, तो आंसर आ जाएगा 2.2 किलो वॉट। समझ आ गया? नाउ किलो वॉट आर भी लग गया ना। नाउ अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या क्या गिवन है, जो मैं फॉर्मूला की बात कर रहा था। इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 8 ohms, रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 8 ohms, ड्रॉज 15 एम्पियर करंट गिवन है, सर्विस मीन्स फॉर 2 hours, टाइम कितना गिवन है, कैलकुलेट रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस, रेट यानी W नहीं, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ एनर्जी, बेटा रेट ऑफ एनर्जी, रेट यानी वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, P पावर, ठीक है, हाँ, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि W अपॉन T, ठीक है ना। हमसे पूछा है कैलकुलेट रेट एट विच, लेकिन यहाँ मैंने W दिया है ना टाइम बस दिया है, W नहीं दिया। अब क्या करें, W फाइंड कर ले, कैसे फाइंड करेंगे बताओ, हाँ, हम इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमें किसकी ज़रूरत नहीं है, V की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू I²R, समझ आ गया। ये एक फॉर्मूला मैंने करवाया था, I कितना गिवन है, R कितना है 8, कितना आ गया, कितना होगा आंसर, करो कैलकुलेट। पक्का, अब चूंकि इसमें हमें एनर्जी नहीं पूछी, सिर्फ पावर पूछा था, तो टाइम का कोई यूज़ नहीं हुआ, समझ गए ना, टाइम का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ पावर पूछा था, ठीक है, रेट पूछा था, W अपॉन T, ठीक है, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, पावर का हमने डायरेक्टली एक दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, जिसमें टाइम की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट हो गया हमारा क्या, वोल्टेज, एंड 100 वॉट्स, यानी पावर कितनी हो गई, वॉट्स। अब अगर पूछ रहा है कि अब अगर मैं इसको 110 वोल्टेज पे कर दूं, मान लो हमारा V1 हो गया, ये P1 हो गया, तो हमारा V2 इसने बोल दिया कितना, कर लो आप इसको 110, तो P2 कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। सुनो, इसको हमें दो पार्ट में करना होता है। पहले पार्ट में हम इन दोनों की मदद से एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जो किसी भी कंडक्टर में कांस्टेंट होती है। अब तीन चीज़ें कांस्टेंट हो सकती हैं, करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस। इन तीनों में से क्या कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं पावर का जिसमें रेजिस्टेंस आता है, देखो, R1 नहीं लगेगा। R1 क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि R क्या है, कांस्टेंट। तो P और V1, तो P1 कितना है आपका 100, V1 का स्क्वायर यानी 220 इंटू 220 अपॉन R, मैं R इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 अपॉन 100 कर सकता हूँ, ये से ये, यानी R इज इक्वल्स टू 22 इंटू 22, ठीक है। मैं इसको इतना रहने दे रहा हूँ, ठीक है, क्यों रहने दे रहा हूँ, आगे काम आएगा। अब मेरा दूसरा,
P2 इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर अपॉन R। रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कॉमन कांस्टेंट। हमें P2 निकालना है तो P2 इज इक्वल्स टू ये भी कितना हो जाएगा V स्क्वायर यानी 110 इंटू 110 अपॉन 22 इंटू 22 R मैंने यही ले लिया। ठीक है, तो 11 से कट करूँगा अगर मैं तो 11 2 ज़ा 11 10 ज़ा 11 2 ज़ा 11 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 5 5 ज़ा आ गया। समझ आ गया? हमें वही वैल्यू लेना, याद रखना है ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए तो वो वैल्यू कांस्टेंट रखनी है जो हमेशा कांस्टेंट होती है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है। अगर मैं इसको पता है कौन से फॉर्मूले से करता, P इज इक्वल्स टू VI, ध्यान से देखो क्या होता, क्या होता, नहीं आता ना, ऐसा कुछ होता। आई अगर हम कांस्टेंट रखते तो P कितना है 100, V कितना है 220 इंटू आई, ये रखते तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाता 100 अपॉन 220 या फिर 10 अपॉन 22 एम्पियर। ठीक है, इधर जाते अगर हम तो P2 इज इक्वल्स टू V2 इंटू आई, P2 इज इक्वल्स टू V2 कितना है आपका 110, I कितना आया था आपका 10 अपॉन 22। ध्यान से देखना क्या होता, ये कटता 10 ज़ा, ये कटता 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, पावर कितनी आ जाती 50 वॉट्स, गड़बड़ हो जाती ना। ठीक है, करंट क्यों मैंने कांस्टेंट नहीं रखा, क्योंकि वोल्टेज ही कांस्टेंट नहीं है, समझ गए। और वोल्टेज ही किस पर डिपेंड करता है, या फिर करंट किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर। कौन सा लॉ है ये, ओम्स लॉ, यही कहता है ना। अब तुमने अगर वोल्टेज चेंज कर दिया तो तुम्हें लग रहा है करंट सेम होगा, तो क्या सेम रखोगे तुम इसमें, रेजिस्टेंस, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलो आज के लिए इतने न्यूमेरिकल काफ़ी हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ न्यूमेरिकल और अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।